अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं, बल्कि जो एहतशाम सर आपको देने जा रहे हैं, आज इनकी मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर से, और बहुत सारे खदशात से, बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो हम सब सोच रहे हैं एज अ कॉम, क्योंकि इकनॉमिक हालत जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की ठीक नहीं है, और ऑल आइज़ आर ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर के आगे वो क्या जो है लेकर आते हैं पॉलिसीज़, किस तरफ जो है डेवलपमेंट जाएगी और पाकिस्तान की किस तरह और कब जो माशी हालात हैं वो बेहतर होंगे। एहतशाम साहब, अगर आप थोड़े से हाइलाइट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो हमारे साथ शेयर करें कि कोई खुशी की खबर है लोगों के लिए कि नहीं। देखिए सुंदस, आज मुलाकात उनसे हुई, मैं भी था, हमारे साथ और रैंकर्स भी, एनालिस्ट भी थे वहाँ, बुनियादी तौर पर टेलीविज़न के लोग ही थे, सारे मेन जो लोग हैं जो प्रोग्राम करते हैं उनमें मेरा ख्याल है शायद ही को जो ना हो वहाँ पे। देखिए जो ज़मीर मुलाकात आज से 3.5-4 महीने पहले हुई थी, अखबार नवीसों की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस मीटिंग में और आज की मीटिंग में मुझे बड़ा वाज़ेह फ़र्क आया। उस वक्त मीटिंग में मैंने देखा कि जो एतमाद का लेवल था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो बता रही थी कि मुश्किल हालात हैं, शायद चीज़ें कुछ कहने के लिए नहीं है। आज लग रहा था कि ही वॉज टू कॉन्फिडेंट, और दूसरा ये कि उन्हें पता था कि जो बात करने जा रहे हैं उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, लेकिन बड़ा फ्रैंक डिस्कशन की हुई और उन्होंने प्लसेस माइनसेस अपने बताए, इकोनॉमी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जो है वो बताई। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें की हैं मेरा ख्याल है आपके लिए, मेरे लिए। पहली तो बात है जो मेरे लिए बड़ी हैरानगी हुई, लेकिन उन्होंने फिगर्स से बताया कि महंगाई जो है ना कंपैरेटिवली जो है ना वो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुई है, और ये दिसंबर के जो फिगर उन्होंने कोट किए हैं उस हवाले से देखा जाए तो बड़ा फ़र्क आया। उसकी वजह ये है, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से, जितने सिस्टमेटिक तरीके से हम चले हैं, हमने बावजूद प्रेशर्स के हर तरह के, जितनी बिजली महंगी होनी चाहिए थी हमने नहीं की, बाद जगहों पर रिलीफ दिया, जिस तरीके से कंज्यूमर जो है हमारे कमर्शियल हैं उनको रिलीफ दिया और बाकी इंडस्ट्री वालों को दिया, इस तरह से गैस के हवाले से बात की जाती है। ओवरऑल वो कहते हैं सारी दुनिया में एक जो मेरा ख्याल है बड़ी जनरली बात मानने वाली है कि इंटरेस्ट रेट्स सारी दुनिया में जब फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क अमेरिका का बढ़ाता है तो उसके बाद सारी दुनिया में आफत आती है, तो हमारे यहाँ भी है। ठीक है, हमारे और भी बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ी चीज़ अमीर जो थी ना, जो बार बार जो सारे बात जिस पे क्वेश्चन होते थे वो थी कि जी IMF के साथ क्या होने जा रहा है। अच्छा, अब जब पहले मुलाकात हुई थी उस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं था। अब जाहिर सी बात है उन्होंने दो चीज़ें इस हवाले से बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में सुंदर बताई ना कि हम डिफ़ॉल्ट के मोड से तो निकले हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो लग रहा था कि हम बैंकरप्सी के मोड में चले जाएंगे, वो कहते हैं हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। जो नहीं बताई उनमें ये था कि IMF के हवाले से वो कह रहे थे कि अभी अब प्रोसेस में है, हमारी निगोशिएशंस हो रही हैं, परसों फिर उनसे बातचीत होगी, रेगुलर कॉन्टेक्ट हमारा उनसे हो रहा है। अब फ़र्क यह है कि नेगोशिएशन की सूरत हाल इस तरह हो रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे अवाम पे कम अज़ कम उनका बोझ पड़े। अगर फ़र्ज़ करें वो बेल्ट टाइटनिंग की बात करते हैं, मज़ीद ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, वो जो एक बहस चलती है जी ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन, जब IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो आप सारी चीज़ें रोक देते हैं, आप डेवलपमेंट बजट रोक देते हैं, सड़कें, पानी, बिजली, गैस, सारे मसाइल होते हैं, आप पैसा नहीं खर्च सकते, प्रोजेक्ट नहीं बनते, बेल्ट टाइटनिंग है जी, पैसा आप फिस्कल डेफिसिट कम करें। अब उनका ये ख्याल है कि हम इस मोड से थोड़ा सा निकले हैं, पूरी तरह नहीं निकले। अब इस हवाले से IMF के हवाले से जो बड़ी बात है वो एक्सचेंज रेट पे जो दबाव है, हमारा रुपये 30% डिवैल्यू हो चुका, आपको पता है, उससे एक्सपोर्ट जितनी बढ़नी चाहिए थी। बहरहाल आज उन्होंने बताया कि 3.5 से 4% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, जो एक अच्छा ओमन है। 8.9% हमारी इंपोर्ट कम हुई है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखें ना, $50 बिलियन से ऊपर चली गई थी हमारी एक्सपोर्ट, अगर वो नीचे आती है इंपोर्ट्स हमारी, तो वो बैलेंस करने में बड़ी मदद मिलेगी। एक तो ये है कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑलमोस्ट ओवर, जिस तरीके से चीन ने और सऊदी अरब ने, UAE ने सपोर्ट किया, वो कहेंगे इससे हमारी बहुत सारे मसले हल हो गए हैं। दूसरा जो उनका गेम प्लान है ना, वो जो जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि जी प्लान बी, कंटीजेंसी कहें या प्लान बी कहें, प्लान बी में वो मेरा ख्याल है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। IMF के साथ आजकल उस पर बात हो रही है। मेरी अपनी उनसे गुफ्तगू के बाद ज़मीर में लगा कि IMF जो अपनी शराइत दे रहा है पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान चाह रहा है कि डिक्टेट्स कम से कम हो, हम इस तरीके से प्रोग्राम में जाएं कि हम अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करें। दो बड़े मसले, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, जो दोनों हमारे लिए मुसीबत है, इनको हम कम कर दें ताकि आवाम के लिए मुश्किलात कम हो, और फिर हम किसी रिलीफ देने की पोजीशन में आए जो कि फौरी तौर पे हम नहीं दे सकते। और जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 5 साल पिछले साल 5 साल जो नवाज शरीफ साहब के, उन 5 माह में हम उनको कवर नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। एक तो कहते हैं एक्सचेंज रेट दबाव रहेगा।
अब ये नहीं कहा उन्होंने कि जी डिवैल्यूएशन होने जा रही है, ये होगी। अब वो कहते हैं कि लेकिन बहरहाल पहले हर महीने $2 बिलियन का जो है ना हमें डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा था। $2 बिलियन कमी होती थी हमारे किसमें, ज़र मुआदला में, अब $1 बिलियन हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर वो आधा कर लेने में कामयाब हो जाते हैं। और आइंदा चल के दूसरा इस हवाले से वो कहते हैं कि अब ये सस्टेनेबल हो गया ज़मीर। जब आप कहते हैं ना कि अब ये फिस्कल आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट आपका सस्टेनेबल हो गया, इसका मतलब है कि आप मैनेज करने की पोजीशन में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे अल्फाज में कि आपको स्टेट बैंक को धड़ाधड़ मार्केट में पैसा डॉलर नहीं फेंकना पड़ता ताकि मार्केट जो स्टेबल रहे। वो बड़ी हद तक उसमें ये चीज़ आ गई है। इस हवाले से तो ये एक अच्छी बात है कि फौरी तौर पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आगे चल के अगर हमारे इन्फ्लोज और आ जाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाय द वे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बड़ी उम्मीद है। और उम्मीद है वो कहते हैं मैं 2-3 दिनों में एक बड़ा फैसला होने वाला है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है, उसकी मैं तफसील बाद में बताऊँगा। इस तरह जिस तरह कहा जा रहा है कि चाइना, सऊदी अरब, UAE $20 के 20 बिलियन वो आपको बाद में बताएंगे, आप हमें भी बताएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है ना, वो भी आपको बताऊँ। एक तो ये अच्छी है, एक बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सबसे अहम चीज़ है ना, आज की उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि ये जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, खैर यकीनी की सूरत हाल कि जी IMF के पास जाते हैं तो नहीं क्या होगा, जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट सेंटिमेंट क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कैसे बिहेव करेगी, हमारे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे। तो लगता है कि उन्हें अब इसमें कोई बेहतर कोई तरीक़ाकार मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कि क्या अपना रिफॉर्म एजेंडा ऐसा लेके आए कि IMF अगर शराइत हमें सख्त देता हम ना माने तो दूसरी तरफ अपना प्लान बी पे अमल करके हम वी कैन पुल थ्रू दिस। अच्छा इत्तेशाम साहब, आपने बहुत सारी जो है अहम बातें हमें बताई हैं एंड मुझे ज़्यादातर बातों में होप नज़र आ रही है और ज़्यादातर बातों में ऐसा लग रहा है कि वो जो एक क्रिटिसिज्म था कि शायद जो है अभी तक कुछ सामने नहीं आया है या स्लो बीट जो है वो चल रहा है चीज़ें, वो ऐसे लग रहा है कि दे डू हैव अ प्लान एंड देर स्लोली वर्किंग ऑन इट। ज़मीर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है कुछ चीज़ों में। सबसे पहले जो ये इन्फ्लेशन में कमी वाक़या हुई है, इस पर जो बात की है, और सबसे बड़ा कंसर्न आपने भी बार बार ये कहा और आई थिंक सो कॉम का एक ही है कि महंगाई किसी तरीके से जो है वो कम हो जाए। तो ये आपको लगता है कि कम ऑलरेडी हुई है या आगे होगी? दिसंबर में वो कह रहे हैं जो फिगर है ना 0.4% कमी हुई है ओवर दिसंबर 2017 दिसंबर। अब शाम साहब, आपने उसी वक्त वहां पे आपने हमें बताया कि आपने पॉइंट आउट किया कि जी ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी फिगर्स फज होते थे और PMLN तो माशाल्लाह मास्टर थे, सागडार साहब तो मास्टर थे, तो वो तो अगर 14% भी होती थी इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो कहते थे 7 साढ़े 7 पे बैठा करके दो मुझे करके, तो वो जो है वो बाकायदा बनाते थे। अब ठीक है, मैं मानता हूं कि महंगाई में शायद जितना वो कह रहे हैं कमी हुई होगी, लेकिन सुंदर इशू वही है कि ऑन द ग्राउंड लेवल, मतलब आज भी हम मतलब अगर दुकान पे जाते हैं, मैं देखता हूं कि मतलब सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है और लोग चीख रहे हैं महंगाई पे। अच्छा, महंगाई पे लोग चीख रहे हैं और यहाँ पे असद उमर साहब बता रहे हैं कि जी महंगाई में कमी वाकया हुई है ओवर दिसंबर 2017। अभी जनवरी के तो फिगर्स आएंगे कहीं जाके आज 6-7 फरवरी को। अब बात यह है कि मैं मानता हूं कि उनका क्लेम सही होगा, फिगर फज नहीं हुआ होगा, लेकिन शायद फिर रेगुलेशन में इश्यूज हैं, रेगुलेट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, या प्राइस मैकेनिज्म जो चेकिंग प्राइस चेक करने का एक मैकेनिज्म होता है कि इन्फ्लेशन को, वो शायद इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि जब भी फ्यूल में इजाफा हुआ है, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आया है आपकी अशिया की महंगा होने में। बिल्कुल। और उसके बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जब अगर तेल की कीमतों में कमी हुई है तो उसको जाके आप मार्केट में रेगुलेट कर सकें, चेक कर सकें कि जी ये दुकानदार ने ये चीज सस्ती की है कि नहीं की। क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है, सोसाइटी का एक कल्चर है कि बस जो कीमत जहां चली गई बढ़ गई उससे नीचे आना, अनटिल अनलेस क्या हो जाए कि जी फर्ज करें एक चीज की टमाटर की ले लेते हैं, टमाटर की कीमतें स्काई रॉकेट हो जाती हैं जनाब, तेल महंगा हो गया जी, वो मार्केट टू फार्म जो है वो किराया बढ़ गया और गाड़ी का किराया बढ़ गया, तो इस वजह से अच्छा उसके बाद नहीं कम होती मार्केट में कीमत। कब कम होती है? जब लोग जो टमाटर की भरमार हो जाती है, लोग जो है उठाते नहीं है, गल सड़ के पड़ा होता है, तो बात यह है कि यहाँ पे एक मैकेनिज्म का इशू आएगा। मुझे नहीं मालूम कि वो किस बेस पे कह रहे हैं कि महंगाई की कीमतों में, वो मुझे याद है एक बास्केट होती थी शाम साहब, अगर आपको याद हो, वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में एक बास्केट हमें वो नजर आती थी कि उसमें खाने पीने की अशिया ये हैं, तेल की ये है,
कोयला ये है, दूध चावल मतलब सब जगह का होता था। लेकिन बात यह है कि हम जो स्टैटिस्टिक्स इनके ऑफिशियल सरकारी जो आदादो शुमार हैं, अगर उन पर जाएं तो हमें तो लगता है कि महंगाई है ही नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो चीजें डिफरेंट है। तो मैं ये समझता हूं कि इस पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब को अपना ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, ये बेहतर करना। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है, रहनुमा PMLN। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी लाइन ड्रॉप होगी। जी सर, तो अच्छा, अभी जो ये ज़मीर साहब ने बात की है कि बिल्कुल ऑन ग्राउंड जो है कीमतें हमें कम नहीं नजर आ रही हैं, और अभी भी इवन इंटरनेशनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्राइसेस गिरी भी हैं तेल की, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होती रही। अभी इन द पास्ट वीक आई थिंक सो थोड़ी सी जो है वो नीचे गई थी। आपको क्या लगता है रीजन क्या है? मतलब असद उमर साहब कह रहे हैं कि कम हुई है कंपेयर टू दैट, लेकिन अभी क्यों नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, एक चीज़ तो है ना, $25 बैरल तेल की प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं। अब फिर ये बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब जिस तरीके सऊदी अरब ने कहा है कि नहीं जी बहुत ज़्यादा पैदावार हम बढ़ाएंगे, ज़ाहिर है फिर ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर इसका इफेक्ट पूरी दुनिया का हम पे भी आएगा। देखिए, बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि जो हमारे इमीडिएट मसले थे ना, कि हमारा तिजारती खजाना इतना ज़्यादा था, उसमें अगर 19% कमी आई है जो वो कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ी अचीवमेंट है। यानी 8.9% रिपोर्ट कम हुई है और तकरीबन 4 से 4.5% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़मीनी दो चीज़ें मैं बताना ज़रूर चाहूँगा, वो जो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे बताएं, कोई लफ्ज़ नहीं चुभाए, जो इकोनॉमी के अंदर फेस कर रहे हैं मसलों को कह रहे हैं, अभी तक हम तलाश कर रहे हैं। लाइन जो दोबारा मिलेगी, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ PMLN। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। सर, मैं जो हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि अभी हमें जो है पता चला था कि आपके ऊपर एक हमला भी जो हुआ है, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे हमेशा। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे, आज जो है एहतशाम साहब की भी मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर से, और उन्होंने जो है कुछ बातें बताई है जो बड़ी होपफुल लग रही हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी वाक़ई हुई है, और फिर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो इस वक्त मार्केट में हमें सुनाई दे रहे हैं उसको भी उन्होंने कहा है कि ये ऐसा नहीं है, और आगे जाके जो है बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आगे जाके तो मेरा ख्याल है हम सब अच्छे की ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देयर इज अ प्लान। इस वक्त वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी कि IMF के पास क्या शराइत लेकर जाना है। ही सेज कि अब हमारा स्टांस जो है वो काफी बेहतर हो चुका है। पहले जो हमें शायद शराइत माननी पड़ती वो अब हमें नहीं माननी पड़ेगी। पहले जरा स्ट्रॉन्ग स्टांस से अब हम जाएंगे। हो सकता है, I mean, जाहिर सी बात है ये उनको पता होगा, लेकिन हम तो जो हमें पता है उसी के बेसिस पर कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर कमेंट कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो कि ये आसान होता है किसी के लिए भी कि जी आपने नेगोशिएट अभी तक क्यों नहीं किया, तो आप ये कह सकते हैं कि जी अगर हम शुरू में करते तो शराइत ज्यादा सख्त होती हैं, और बिल्कुल सही बात है, शुरू में करते तो शराइत ज्यादा सख्त होती हैं। इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। हम दोस्त ममालिक से हमें बहुत सी कमिटमेंट्स कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, तो उसने ईज तो आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को किया है, और आप उसकी वजह से आप ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है जो हम नहीं देख रहे वो ये है कि जो मार्केट में इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ इस दौरान, तो उसकी भी तो एक प्राइस है ना। तो प्राइस तो आप अभी तक पे कर चुके हैं, बिलियंस एंड बिलियंस, और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी चीजें तो आप पे कर चुके हैं। तो अगर यही चीज स्लाइटली और सख्त शराइत के साथ आप पहले 2 महीने में कर लेते, तो आपकी क्या बिजनेस कॉन्फिडेंस इस तरह से एरोड होता, या इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी खराब होती, या आप की जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो असद उमर से शायद पता नहीं सवाल किया गया या नहीं किया गया, एक एंकर का मेरे पास फोन आया था, तो मैंने कहा था कि मेरी नजर में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर डज ही अंडरस्टैंड और रियलाइज कि जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया है, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है सबसे बड़ी वजह कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ना होना, और वो एकदम से पूरी मईशत जो कहते हैं कि तमाम सेक्टर्स। लेकिन जुबैर साहब, इसमें सबसे अहम बात जो असद उमर ने हमें बताई, मैं भी था, कुछ और हमारे एंकर्स भी, एनालिस्ट भी थे वहाँ पे, टेलीविजन के ज़्यादातर लोग,
वहाँ पे असद साहब ने जो दो बातें बड़ी बताई जो मेरा ख्याल है खासी सेटिस्फाइंग है, जिससे हम कह सकते हैं कि एक तो ये कि वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल, वो कहते हैं कि अब क्योंकि डिफ़ॉल्ट के मोड से और बैंकरप्सी के मोड से हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं, अगले साल के लिए एक प्लान जो हम बना रहे हैं किस तरह होगा, कुछ चीज़ें वो कहते हैं कि फाइनलाइज होंगी तो हम सामने लेके आएंगे। बहरहाल आप जिस तरीके से उनका ये ख्याल है कि हमारी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी हैं 4% के करीब और 8.9% जो है ना वो इंपोर्ट कम हुई है, तजारती खसारा 19% कम हुआ है। एक्सचेंज रेट पे वो कहते हैं दबाव थोड़ा बहुत अभी भी रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि डिवैल्यूएशन हम करने जा रहे हैं, होने जा रही है, चीज़ें पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। अब वो एक बजट अभी फिर आ रहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा, इसमें कुछ टैक्सेस भी आगे पीछे हो सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जिस पे वो सारा का सारा बेस कर रहे थे कि भी ये 5 साल जो आपकी गवर्नमेंट में हुआ, चीज़ें ख़राब हुई, उसको ठीक करने में इतनी मुद्दत लगी कि हमें पहले तो दोस्तों के पास जाना पड़ा, अब हम कोई कंटिजेंसी प्लान या अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा जो है ना वो बना के IMF को दिया, जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जिसमें यह है कि कम अज़ कम शराइत हों ऐसी जिससे हमारे आम आदमी को नुकसान ना हो, महंगाई हो, इस तरह की चीज़ें बच पाएँ। जी एहतशाम साहब, मैं एग्री नहीं करता इस मौक़िफ़ से जो असद उमर के हवाले से आप कह रहे हैं कि एक तो आपने कहा एक्सपोर्ट 4% बढ़ी है। अगर आप जुलाई 2017 से उठा के देख, सिग्नल्स में इशू है, हमें उनकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मोहम्मद जुबैर साहब ने कि आपका सवाल जो है ये मैं आपसे भी करना चाहूँगी, ज़मीर साहब से भी करना चाहूँगी, लेकिन इन्होंने भी कहा कि अगर ये फौरी एक्शन ले लेते और बेशक सख्त शराइत के साथ जो है IMF के पास चले जाते तो शायद बेहतर सिचुएशन होती, रादर देन डिलेइंग इट सो मच। और अब जो है वो नरम शराइत कहा कि जी बिजनेस मैन का जो कॉन्फिडेंस है ना वो मतलब रिस्टोर हो जाता, और वो उन्होंने कहा। लेकिन इसको इवैल्यूएट करें ज़मीर साहब कि अगर हम सख्त शराइत भी तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं थी। नहीं देखें, बात यह है कि वो तो यकीनन नहीं थी। अब देखें अभी भी मैं जिस तरह अभी शाम साहब ने कहा है कि वो कह रहे हैं कि जी फॉरेन एक्सचेंज पे मतलब इतना कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मुझे जो है शाम साहब नजर आ रहा है कि डिवैल्यूएशन होगी और मजीद होगी, और जो कि हमारे लिए शायद थोड़ा सा तकलीफ दे इसलिए होगा क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता, आम आदमी को समझ नहीं आती है कि जो डिवैल्यूएशन जो रुपए की कदर में कमी होती है, ये बाय डेफिनेशन इसकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक महंगाई बढ़ती है। डिवैल्यूएशन इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी। तो बात यह है कि अगर इनको अभी मजीद जो है जो कहा जा रहा है कि देखें अब इनके अपने मिनिस्टर्स बहुत पहले कह चुके हैं कि जी जून 2019 तक शायद 150 रुपए का $1 हो जाएगा। अब ये सारी चीजें जो हैं ये जोर डालती हैं आपकी महंगाई की तरफ, आपको चीजें लेके जाती हैं। अब मुझे ये नजर नहीं आता। दूसरा जो शाम साहब ने बात की कि सॉरी मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ लाइन, थोड़ी सी हमारे सिग्नल्स का इशू आ रहा था। मोहम्मद जुबैर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप जो जवाब दे रहे थे। जी, मैं एक तो ये कह रहा था कि जी देखिए ये जो ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है और ये कम होना अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर 4% एक्सपोर्ट पर हम खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी का नतीजा है, तो ये 4% ग्रोथ इज नो ग्रोथ, बिकॉज अगर आप पिछले एक साल से देखेंगे ग्रोथ 4%, 6%, 8% मुख्तलिफ महीनों में बढ़ती रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप इस बैकग्राउंड में देखें कि हमने उसकी बहुत बड़ी प्राइस भी पे की है, इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन की है। दूसरी चीज ये है कि इंपोर्ट्स के हवाले से सर 19% कमी आ जाना तजारती खसारे में ओवरऑल तो वैसा बड़ा फर्क नहीं है आपके ख्याल में? नहीं बिल्कुल है, देखे ना बिल्कुल है। जिस लेवल पर पहुंच चुका था वहां से थोड़े से एक्शंस लेने से कम ही होना था। और वो रियलाइजेशन आप अगर देखें अप्रैल के महीने में, मई के महीने में रेगुलेटरी ड्यूटीज वगैरह जब लगाई गई थी और इंपोर्ट्स को कंटेन करने की कोशिश की गई थी, एक तो वो ऑलरेडी एक एक्शन इनिशिएट कर दिया था। दूसरा एहतशाम साहब, आप इस फिगर में उठा के अगर देखें इंपोर्ट्स की फिगर में और कंपेयर करें लास्ट ईयर की फिगर से प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस, तो ये कहना कि ये कोई इस पर्टिकुलर एफर्ट की वजह से हुआ है, तो वो कौन सी चीज है जिसकी कमी हुई है? मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी ड्यूटीज हमने भी लगाई थी, फिर मजीद इन्होंने आके लगाई हैं जिससे जाहिर है इंपोर्ट को इम्पैक्ट किया है। और ये बदतरीज मेरा ख्याल है इंप्रूवमेंट होती जाएगी ट्रेड डेफिसिट की। उसकी वजह ये बताते हैं लग्जरी आइटम्स में रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई। इसकी वजह उन्होंने बताई है कि ये जो परसेप्शन था कि जी प्राइवेट क्रेडिट में कमी आई है, वो कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोथ जो आई है ना वो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में आई है 65%। जाहिर है उससे पैसा लोगों ने लेके कारोबार किया, एक्सपोर्ट में डाला, इधर डाला उधर डाला, उससे फर्क पड़ा।
देखिए बिल्कुल वो है। एक तो आप जुबैर साहब की आवाज नहीं आ रही है। there is देखिए a lot of distortion। जी शाम साहब आप इसमें कंटिन्यू मेरा ख्याल कीजिए। है 2-3 चीज़ें जो जुबैर साहब ने बताई हमें, और मेरा ख्याल है पूछना चाहिए। असद साहब ने बताई, जुबैर साहब से पूछने वाली बात है। उन्होंने कहा ज़मीर कि 2 से 3 ट्रिलियन रुपीस का अनरिकग्नाइज्ड डेट है, जो हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से आया है। यानी पिछली सुनो ना, मैं बताऊं ना, मैं सुने मैं मेरी समझ से बाहर है कि एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर को ये नहीं समझ आ रही कि 2 से 3 ट्रिलियन का डेट है और उसका पता ही नहीं है कि हेड कौन सा है, वो किस हेड के तहत आया। आपको याद होगा कि बेशुमार हेड जाली बनाए गए थे ना। आपको पता है डार साहब के ज़माने में क्या क्या हुआ था। आज तक लोगों को नहीं पता चला कि $1.5 बिलियन वो जो हमें कैश एक मिला था तोहफा अपना फॉर्मर किंग अब्दुल्ला से नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 2014 में, वो आज तक नहीं पता चला कि वो किस मद में गया, किस हेड में उसको रखा गया। शाम साहब जुबैर साहब दोबारा लाइन पे मौजूद हैं। जुबैर साहब, शाम साहब ने बताया कि उमर साहब ने बताया कि $2.2 ट्रिलियन का कोई डेट है जिसका पता ही नहीं है कि कहां से आया। 2 to 3 ट्रिलियन का अनरिकग्नाइज्ड डेट है। वो आपके ज़माने में आगे पीछे हुआ, वो कैसे इकट्ठा हुआ ये नहीं समझ आ रही आज तक। ये तो मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस जो है वो 2 से 3 ट्रिलियन का 5 महीने के बाद आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो कहाँ से आया है। वो इतने तो रिकॉर्ड्स के अंदर हो सकता है ना, मतलब इतने हेड बनाए गए थे ना जी। सपोज करें वो कहते हैं 5 से 6 ट्रिलियन का नहीं पता, या अगले साल वो कहें कि और मजीद पता नहीं 5 ट्रिलियन का नहीं पता चल रहा। सर ये इनकंसिस्टेंसी इन रिकॉर्ड्स नहीं होगी जो पहले बनाए गए हैं, अब वो पिछले जितना भी अरसा गुजरा है जहां पर ये इनकंसिस्टेंसीज आई उसको तो नहीं देख सकते। डेट रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर, मैं पिछले 5 साल में फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम किया है, 98% ऑफ द पीपल वर्किंग देयर वो वही हैं, चाहे वो स्पेशल असिस्टेंट टू द फाइनेंस मिनिस्टर है, चाहे वो शायद महमूद साहब हैं, महबूब साहब हैं, या दूसरे लोग हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, तो वो काम भी कर रहे हैं। और तारिक बाजवा साहब गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और तो ये तो लोग अवेलेबल है ना। तारिक बाजवा साहब वाली कोई गड़बड़ लग रही है कि उन्होंने कोई हेड जो है ना इधर उधर कर दिया कि किस हेड में वो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर है। वो टेनोर पोस्ट है ना सर, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं। वो आईनी पोजीशन है, वो 3 साल की, वो निकाला भी नहीं जा सकता ना। निकालने की बात मैं नहीं कर रहा, बट पता करने के हवाले से और क्लास लेने के हवाले से कि भाई आप लोग काम करते थे तो आपके 2 से 3 ट्रिलियन रुपीस डेट्स हमने लिया था, ये कहाँ से आया था, इसकी क्या हेडिंग है। मुझे अगर असद उमर, ये मैं आपके टीवी पर कह रहा हूँ, अगर असद उमर मुझे कहे ना वो वहाँ जो 2 लोग हैं एटलीस्ट, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि वो इतने अप टू डेट है इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स एंड एवरीथिंग कि ये आई थिंक ये शाम साहब वगैरह ने शायद उनकी इंटरप्रिटेशन गलत रीड की है। आई डोंट थिंक सो इस किस्म की कोई चीज हो सकती है और उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को पता ना हो। हाँ, मैं अगर पूरी एक नई फाइनेंस मिनिस्ट्री में टीम देखूं तो फिर मैं कहूंगा कि जी वो पता नहीं पुराने लोग क्या करके गए थे। मेरे मतलब से एक जुबैर साहब, आपका कहने का मकसद मतलब ये है कि असद उमर साहब माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन वो जानबूझकर ये कुछ कह रहे हैं कि उनपे मलबा कम हो जाए। बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए पॉलिटिक्स बहुत होती है। मैं आपके उनके 2 स्टेटमेंट्स बता देता हूँ कि कितनी पॉलिटिक्स खेली जाती है। जब वो ये फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके कहते थे, फाइनेंस उन्होंने अभी तो नहीं सीखी है ना, पहले से ही उनको फाइनेंस आती थी इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाया कि महंगाई, और आपको भी ज्यादा मालूम है, महंगाई होती नहीं है, कराई जाती है, और रुपए की कदर गिरती नहीं है, गिराई जाती है। तो पॉलिटिक्स तो होती है, और पॉलिटिक्स में आज भी मैं हैरान हूं कि वो पिछले हुकूमत ही के बारे में बात कर रहे थे, रादर देन कंप्लीटली फोकसिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज एंड व्हाट आर हिज प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो मेरा ख्याल है ये कट ऑफ डेट आ जानी चाहिए। मोहम्मद जुबैर साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स भी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इन पॉलिसीज को, इसमें भी हम नंबर्स को, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पे बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। आगे बढ़ते हैं और थोड़े पॉलिटिकल हालात जो चल रहे हैं इन पर भी हम जो है वो नज़र डालेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आज मुलाकात हुई है एक सीनियर लीडर जो है मखदूम अहमद महमूद साहब पीपीपी के, उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से और बहुत अरसे से ये सवाल जो है उठाया जा रहा है कि अब फाइनली ये जो दोनों मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त पार्टीज़, इनके बीच में कोई इत्तेहाद हो सकेगा? आपको लगता है कि मुलाकात शायद इस सिलसिले में की गई है? आई थिंक जी जी सर, मैं रिपीट करूं अपना सवाल? मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंची आप तक। जी रिपीट कर दें। जी सर, मैं पूछ रही हूं कि ये जो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, सीनियर लीडर हैं ये पीपीपी के, इनकी मुलाकात हुई है जाके नवाज शरीफ साहब से और बहुत अरसे से ये दोनों पार्टीज मुश्किलात का जो है शिकार है और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इत्तेहाद हो सकेगा इन दो पार्टीज में, फाइनली जो है कुछ जॉइंट आगे जो है ये बढ़ेंगे कि नहीं? आपको लगता है क्या ये मुलाकात शायद इसी सिलसिले में की गई हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इत्तेहाद हो सकेगा। इत्तेहाद का मतलब ये है कि या तो कोई दोनों पार्टीज कॉमन लाएअमल बनाए। पार्लियामेंट की हद तक तो बहुत सी चीजों में ऑलरेडी आपने देखा है कि मिल के ऑपोजिशन कर रहे हैं और बहुत सी दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी पार्लियामेंट के बाहर कॉमन ग्राउंड है। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करवा दूं, खास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के रिसेंट जो उनके प्रॉब्लम्स आए हैं जेआईटी के हवाले से, कि देखें हमारा मौके बड़ा क्लियर है कि जेआईटी में जो ऑन द फेस ऑफ इट बड़े संगीन इल्जामात हैं और बड़ी डैमेजिंग लगती है, मैं कंक्लूजन नहीं कर रहा, और पूरा इस पर फोकस सबका होना चाहिए उस हवाले से कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीटीआई ने एक इसको पॉलिटिसाइज खुद कर दिया बाय जंपिंग इनटू द थिंग। 24 तारीख को वो प्रेजेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में, 25 को उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है हमारे पास नंबर्स हैं हुकूमत गिराने के लिए, फिरदौस शमीम नकवी ने कहा गवर्नर्स रूल लगना चाहिए, और फवाद चौधरी ने अनाउंस कर दिया कि वो पहुंच रहे हैं कराची। तो पीपल्स पार्टी तो चाहती यही थी कि ये पॉलिटिकल लगे, और तो डिबेट मूव हो गई फ्रॉम जेआईटी एंड उसमें क्या लिखा हुआ है टू पीटीआई की जो सिंध में चढ़ाई के हवाले से, एंड दिस इज आई थिंक एग्जैक्टली व्हाट पीपल्स पार्टी। जुबैर साहब, कहा यह जा रहा है कि जी कोई मिलकर लाहे अमल इस तरह का बनाया जाए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का कि गवर्नमेंट को दबाव में डाला जाए और कुछ रिलीफ हासिल की जाए दोनों पार्टीज जो जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मेरे ख्याल है वो तो एक कॉमन एजेंडा तो उस हद तक तो बिल्कुल क्लियर है कि जी हम कहते हैं कि जी अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो वन साइडेड होना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट लुक वन साइडेड। अगेन अगर आप देखें कि जब 31 दिसंबर को या जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बिलावल का नाम क्यों डाला है और इसको निकालें, और मुराद अली शाह के हवाले से उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दी और हिदायत दी हैं, तो पीपल्स पार्टी तो रिएक्ट करेगी, वो तो जाहिर है उनके हवाले से था। पीटीआई के मिनिस्टर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उससे उनका खुद पता चलता है कि भाई आपका तो कुछ ताल्लुक ना लेना ना देना, एक तरफ आप कहते हैं। चलें जुबैर साहब ये बताएं कि इसमें दोनों हेड जो पार्टी के हैं नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, आपके ख्याल में एक दूसरे के बारे में इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं जबकि दोनों पार्टियां इतनी मुश्किल से सियासी सफर उनका हो रहा है? एक तो बड़ा क्लियर है एहतशाम साहब, हम समझते हैं कि द टू केसेस, एक तो अकाउंटेबिलिटी के ही हवाले से अगर हम जो पीटीआई की स्ट्रेटजी होती है कि दोनों को साथ बात की जाए कि जी शरीफ ने खा लिया और जरदारी ने खा लिया, हम समझते हैं कि अगर जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी केसेस थे, आप 2.5 साल देख लें कि प्रोब होने के बावजूद बिल्कुल क्लियर है कि ना कोई फुल स्टॉप, ना कॉमा, ना उनका नाम है कहीं, ना कुछ। उसके मुकाबले में अगर जेआईटी की रिपोर्ट देखें तो जगह जगह आपको आसिफ जरदारी के सिग्नेचर भी नजर आते हैं, बैंक अकाउंट्स भी, शेयर होल्डिंग भी, एंड सब कुछ। तो मेरा ख्याल है एक तो हम उनके साथ अपने आप को वो जो बाकी वो चाहते हैं पीटीआई के नत्थी करने का कि ये दोनों एक जैसे लगें, उस हवाले से तो हम डिस्टेंस जरूर करना चाहते हैं कि उनका अपना एक है और वो मामे तो सर अदालतों की सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जुबैर साहब वो भी ये कहते हैं कि जी जो नवाज शरीफ साहब के बारे में अलग करप्शन की बातें थी, जरदारी साहब की तो उनसे कई गुना ज्यादा है।
देखिए ना, अभी भी आसिफ जरदारी को तो अभी जो भी फैसले होंगे केस चलेगा, बट जो फैसले आ भी चुके हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई सिर्फ एक अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन पर किया था, अकाउंट्स रिसीवेबल की अगर जजमेंट देखे, और किसी चीज पर नहीं किया था। अब वो चाहे अगर आप जो भी इस तरफ से देख लें उस तरफ से देख लें, पॉइंट ये है कि वो तो एक इतने माइनर इंटरप्रिटेशन है, और वो उस पर कोई डिस्क्वालीफाई तो मेरे हिसाब से तो होना भी नहीं चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जुबैर साहब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या पोजीशन है? हमारी इतलात ये है कि PMLN कह रही है कि हमें PTI जब राब्ता करेगी फिर हम अपना मशावरती इजलास करेंगे, फिर ड्राफ्ट देखेंगे कि क्या वो लेके आ रहे हैं, उसके बाद फैसला करेंगे और फिर दीगर अपोजिशन जमातों से मिलकर फिर कुछ डिसाइड करेंगे। जी देखें, पहले तो बात यह है कि ये कोई रेगुलर प्रोसेस तो हो नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट का। 2014 में उस वक्त के सर्कमस्टांसेस के हवाले से, उस वक्त की जो लेवल ऑफ दहशतगर्दी थी उसके हवाले से एक नीड थी, और पूरी कौम ने रिकग्नाइज किया और रिएक्ट किया, और मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल के लिए कायम किए। फिर उसको 2016 में एक दफा एक्सटेंशन की और उसकी एक जस्टिफिकेशन थी। तो ये तो हुकूमत वक्त जब 2018 गुजर गया है और 2 साल वो लैप्स हो गए हैं, और अब वो आके जस्टिफाई करे कि उनके पास कौन सा पॉइंट ऐसा है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो ये पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी बात है। और दहशतगर्दी की जो लेवल था वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, 70, 80, 90% कम हो गया है। सो क्या उतनी ही जस्टिफिकेशन है जितनी 2014 में थी? तो क्या ये दहशतगर्दी के केसेस कितने पेंडिंग पड़े हैं? केसेस पेंडिंग भी है सर, और खुर्शीद शाह का कहना है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये सीरियस नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त सीरियस होना चाहिए? आपके भी बयान से यही लग रहा है कि शायद इस वक्त जरूरत वक्त नहीं रही अब मिलिट्री कोर्ट्स। एक तो ये है कि मौजूदा हुकूमत का ये फैसला होगा भी नहीं, जो उनको मिलिट्री कहेगी वो वही करेंगे। तो मौजूदा हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं करना, जैसे आपको भी कहते रहे। जी जैसे हमें भी कहते हैं। मतलब 21वीं और 23वीं तरमीम जो हुई थी उसमें ये सारी चीज़ें आई थी। अच्छा जुबैर साहब, ये जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं ये क्या मुतबादल हो सकती हैं मिलिट्री कोर्ट्स के? हो सकती है। देखिए ना, वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का प्रेजेंस होना एक आपके जुडिशियल सिस्टम पर एक नॉर्मल हालात में तो दबा है ना, कि जी आप अपना जुडिशियल सिस्टम इतना वीक है कि आपको शॉर्टकट करने की जरूरत होती है फैसले करने के लिए। अब वो 4 साल के बाद भी अगर आप तो बिल्कुल होना चाहिए इस किस्म का अल्टरनेट, तो कुछ होना चाहिए। नहीं तो जुबैर साहब, आपने अपने टेन्योर में 5 साल में क्या कोई अल्टरनेट सिस्टम या जो है जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं या रेगुलर जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है उसको कोई मजबूत करने की कोशिश भी तो नहीं की ना? नहीं, लेकिन देखें उस वक्त जो इश्यूज थे, सबसे बड़ा इशू ये था कि दहशतगर्द इतना डोमिनेट करते हैं कि कोई विटनेस आने के लिए तैयार नहीं होता, और उसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है उस किस्म का, जो कि आपके नॉर्मल कोर्ट्स में वो कोई आने के लिए तैयार, वो एक डोमिनेट कर रहे थे आपका जो नैरेटिव था दहशतगर्द, और जगह जगह उनकी प्रेजेंस थी। अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ हालात है मेरी नजर में। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। हुकूमत पाकिस्तान क्या शेयर करती है हमारे साथ, क्या जस्टिफाई करती है, अभी तो उन्होंने कुछ शेयर ही नहीं किया। तो जुबैर साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने 70 के करीब फैसले जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट्स के उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। उसके खिलाफ जब अपील में लोग गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसले सेट असाइड कर दिए कि अगरचे ये फंडामेंटल राइट्स की बात अपनी जगह पे है, लेकिन क्योंकि सिस्टम इतना नकारा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो लोग छूट जाते हैं। सामने नजर आ रहा होता है जज को कि डरते हैं ना, दहशतगर्दों के खिलाफ तो नहीं जाता ना कोई गवाही देने। अब ये एहतशाम साहब, अगेन ये डिबेट जो है ये जब आएगी और सामने तमाम फैक्ट्स कंसिडर किए जाएंगे, और मे बी नॉट फॉर 2 years, मे बी देयर इज अ जस्टिफिकेशन फॉर जस्ट 6 months, आई डोंट नो। तो सर हमारी एक ब्रेक का टाइम हो गया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और अभी जो इन्होंने बात की है बहुत बड़ी बात है और बहुत अहम बात है कि अगर कोई ये कह सके बिल्कुल कन्विक्शन से कि मुल्क के हालात इतने चेंज हो गए हैं कि अब हमें शायद मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त की जो है ज़रूरत वक्त थी और अब शायद ना रहे। एंड इट विल बी अ बिग डिसीजन जो भी आगे लिया जाता है, क्योंकि बेशक हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ केसेस पेंडिंग, और जो पहले मुश्किलात थी जिसमें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है या तेजी जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर नहीं है, वो मुश्किलात आई थिंक सो अभी भी जो है वो प्रेजेंट है। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे और आगे बातचीत करते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। मिलिट्री कोर्ट्स पे बात हो रही थी। ज़मीर साहब, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? मैं ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि क्योंकि अभी आज तवक्को थी कि शायद कैबिनेट में मीटिंग में डिस्कस होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारी इत्तला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक समरी तैयार करके रिगार्डिंग द एक्सटेंशन मतलब इसमें जो तोसी करनी है मिलिट्री कोर्ट्स में, वो लॉ मिनिस्ट्री से वेट करवा के कैबिनेट डिवीजन को भिजवा दिया है ताकि वो कैबिनेट में उठाया जाए मामला। तो मेरे ख्याल में आइंदा कैबिनेट में या उससे पहले ये शेयर कर लेंगे ड्राफ्ट, जो समरी ड्राफ्ट बना है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करेंगे, विच आई एम कन्विंस्ड कि इनको अभी मजीद जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी मिलिट्री कोर्ट्स में पेंडिंग है। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है जरूरत है क्विकली अगर हम इसको रैप करें ताकि क्रिमिनल रिफॉर्म लॉ जब तक नहीं लेके आएंगे ना, किस तरीके से आप एक्सट्रीमिज्म खत्म करेंगे, आप मिलिटेंसी खत्म करेंगे, दहशतगर्दी खत्म करेंगे, वो जो 14 पॉइंट बताए गए थे किस तरह खत्म करने, 20 पॉइंट वो नेशनल प्लान जो आया था उसमें किस तरीके से आप लाइब्रेरियां बनाएंगे, मदरसा रिफॉर्म कैसे करेंगे, आप एक सिलेबस यूनिक कैसे करेंगे, वो सब कुछ अभी उस पे पैसा ही नहीं दिया। $10 बिलियन मुझे याद है नवाज साहब की गवर्नमेंट के लिए इनिशियली बनना था, जो एक बॉडी बननी थी उसके लिए दिया गया। जब दिया गया तो सब मामला कुछ और तरफ जा रहे थे। यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, वरना ये जो है काम इस तरह नहीं चलेगा। ईसीएल की तरफ, ईसीएल का जो मामला है उसकी तरफ भी आते हैं। गवर्नमेंट का एक स्टांस जो है वो हमें नजर आ रहा है कि रिव्यू कमेटी जो है वो बना दी गई है, वो उसके ऊपर काम करती रहेगी, लेकिन मजीद जो है तफसीली फैसला जब तक नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से तब तक कोई नाम जो है वो एब्सोल्युटली निकाले बीच में नहीं जाएंगे। जमीर साहब, ये अब आगे क्या होगा? कैबिनेट ने आज जो डिसीजन लिया है वो मैं समझता हूं कि ठीक है, गवर्नमेंट का इतना प्रेरोगेटिव है, वो कह रहे हैं कि जी जब तक तफसीली फैसला नहीं आएगा हम अभी नाम नहीं निकालेंगे, लेकिन पैरेलल एक कमेटी जो है वो जिस हमने पहले दिन कहा था कि रिव्यू कमेटी बना दी जाएगी, वो उसको देखते रहेंगे। और आज टिक्का खानसानी की भी इतला थी कि कोई 20 नाम भेजे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, रिव्यू कमेटी जो है वो एनालाइज करे और तफसीली फैसले आने के बावजूद जो है हम दोबारा अपील में भी जा सकते हैं। उसके बाद भी देखिए, इसमें इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा स्ट्रांगली देखती है। आज राव अनवर साबिक एसएसपी उन्होंने उनका नाम नहीं निकाला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपको अंदाजा है कि किस तरीके से राव अनवर को ढूंढ के हम लेके आए हैं, तो इस सूरत में जब एक मासूम नौजवान बच्चे लड़के की जान गई है और इतना सीरियस मुकदमे हम कैसे उसको जाने दें, वो जाएगा तो हो सकता है वापस ना आए। तो मेरे ख्याल इस तरह के हवाले से गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव तो डेफिनेटली है, किसको देना है किसको नहीं, इस हवाले से रिलीफ देना। अदालतें ऊपर बैठी है, कितना जेन्युइन है कितना जेन्युइन नहीं वो खुद देख लेंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है सुंदर कि जिस तरीके से लोगों ने ईसीएल का नाजायज फायदा उठा के लोग भाग के चले गए, बेशुमार चक्कर भी लगाए, फिर आए, फिर सऊदी आला भागे हुए हैं, दोनों बेटे जो हैं मफरूर हैं, फिर इमरान खादमे आला साहब का दामाद भाग गया है, बेटा भाग गया है। तो मैं ये समझता हूं कि एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए कि जो ट्रबल सम नाम में न कहूं या जो पॉलिटिकल थोड़े से नाम थे जिनकी वजह से शायद पॉलिटिकली मसले मसाइल जो है बनना चाहते थे, वो तो निकल गए, वो तो अब नहीं रहे बीच में, जिसकी वजह से शायद ज्यादा उसके लिए तफसीली फैसले का इंतजार किया जा रहा है। देखें दो हटाने वो नहीं दो बड़े नाम जो थे ना, एक तो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध और बिलावल भुट्टो, उनके हवाले से भी वो कह रहे हैं कि तफसीली फैसला आएगा तो हम निकालेंगे या उसके फैसले पर भी अपील में जा सकते हैं, लेकिन वो निकाल देंगे। हाँ, अभी तक है नाम। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वाजे तौर पे कह दिया जेआईटी में से भी नाम निकाला जाए। ठीक है, उनको वालदा की तरफ से जो पैसा मिला है 1.5 बिलियन रुपया उनको मिला है, वो चले, वो तो फिर आएगा एसेट बियॉन्ड मीन में, और फिर यह है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, या पैसा मिला कि नहीं मिला। लेकिन उन पे तो यही हर्फ आ रहा है ना कि जितनी कंपनियां बनाएंगी उनके नाम के अकाउंट से उनके 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 60 करोड़ इस तरह पैसे आते थे, लेकिन वो कैसे आते थे? एक मजेदार और चीज जो आज डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि वो जो पीटीआई लेके गई हुई थी ना एक एप्लीकेशन फॉर द डीसी के जी आर, इन्होंने अपने वापस ले लिए, एसेट डिक्लेयर नहीं किए, वो उन्होंने वापस ले लिए, लेकिन इस प्ली पे कि जी हमारे पास इतना सॉलिड शवाहिद मौजूद हैं जरदारी साहब के खिलाफ कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे जाके ये कितना मुश्किलात पैदा करते हैं आसिफ अली जरदारी के लिए पीटीआई। इन एनी केस दिस इज अ वेरी हार्ड स्टांस टेकन बाय द गवर्नमेंट, और इसका आगे क्या फैसला होगा, और अगर अपील में भी जाने की बात है तो फिर तो काफी जो आगे मुश्किलात बढ़ेंगी। एक और बात जो हम लोग क्योंकि महंगाई की अभी बात कर रहे थे और रेगुलेशन की स्पेशली ज़मीर साहब बात हुई, एलपीजी की कीमतों की जहां पर बात होती है तो एक्चुअल कीमत क्या है और मार्केट में जो है वो कितने का मिल रहा है, इस पर भी जरा मुझे बताइए कि आगे क्या होगा। इस पर काफी दफा हमने पुअर मैन्स फ्यूल पे बात की है।
देखिए ये चाम साहब, ये गरीब आदमी का फ्यूल है और खास तौर पर सुंदर आजकल पाकिस्तान पूरे में गैस की कमी है, जिसमें दो जो है इन्होंने एक सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के जो थे चेयरमैन वो हटा दिए हुए हैं और उनको मुअत्तल कर दिया। और यकीनन अब इसमें फाइंडिंग्स ये आ रही हैं, इतलात मेरी ये हैं कि उन्होंने रॉन्ग डूइंग की, डिलिबरेट एफर्ट है शाम साहब ये जो आर्टिफिशियल गैस की शॉर्टेज क्रिएट हुई है इसके पीछे इन दोनों का, तो इस वजह से उनको हटाया गया और उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें तफसीलात मिलेंगी। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये जो एलपीजी है जिसको कहा जाता है कि ये गरीब आदमी का फ्यूल है, इसकी बाकायदा एक कीमत रेगुलेट की जाती है और ओगरा हर महीने 1 जनवरी की कीमतों के मुताबिक 11.8 किलो का जो सिलेंडर है वो 1361 रुपए में बिकना चाहिए जी मार्केट में। आज हमने सर्वे करवाया, चेक करवाया है और वो सिलेंडर जी 1700 से लेके 1800 रुपए तक का भी बिक रहा है मार्केट। बात यह है कि असद उमर साहब, वैसे आज हमारी इतलात ये भी है कि वजीर आजम ने इसका नोटिस ले लिया है कि एलपीजी क्योंकि गरीब आदमी का और नॉर्दर्न एरियाज में खास तौर पे, और फिर जो कराची में गैस की शॉर्टेज हुई है उसकी वजह से ये मामला बड़े संगीन है। ये जमीर साहब जो आपने भी बात की है ये हम आपको दिखा भी देते हैं, हमारे पास एक शॉट है, ये देखिए, उसके बाद इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। 1800 भी तकरीबन दे रहे, 1800, 1850, 1750 सिलेंडर दे रहे हैं गैस वाला में 1650 रुपए का। एहतशाम साहब आप देखिए, अभी जैसे जमीर साहब ने बताया कि इसकी जो ऑफिशियल कीमत है वो 1361 है, मतलब 1361 रुपए है, और जो बताया जा रहा है वो 1700 1800 है, 1850 तक भी बिल्कुल साढ़े। तो ये क्या है फर्क, किस कोई चीज शुबा नहीं नजर आ रहा है कि 2 MD सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न के जो हटाए गए हैं ये नाइली है, अगर पर्सनल उनका इसमें कोई फायदा नहीं है, जिस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके फायदा पहुंचाया गया, मेरा ख्याल है इसको देखने की जरूरत है। और वैसे ओवरऑल ही गैस की शॉर्टेज इतना लंबा मेरा ख्याल है स्पेल बड़ा कम हमने देखा है सर्दियों में, कि लोगों के लिए शहरों में आप देख लें इस्लामाबाद, पिंडी और बाकी जगह और दूर दराज इलाकों में तो हाल ही कोई नहीं है, लिस्ट में बच्चे बगैर नाश्ते के जाते हैं और फिर सिलेंडर का महंगा होना। देखिए ना, चले अमीर आदमी तो जो भी कुछ करता होगा, अफोर्ड कर लेता होगा, सिलेंडर लाता होगा, गरीब आदमी के लिए एलपीजी मतलब एक बहुत बड़ी सोर्स है कि चलो 1361 रुपए 70 पैसे जो है ये वो सिलेंडर खरीद ले जाके 5-10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बिल्कुल एक जो है कंसर्न की बात है, स्पेशली इन सर्दियों का जो टाइम है इस वक्त तो और भी ज्यादा जो मुश्किलात पैदा हो जाती है। टाइम हमारा इस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।